अब आपको मैं जो है ना दिखाता हूँ कि सेल की कैसे डेथ होता है या सेल कैसे मरता है जब उस पे क्या होता है, स्ट्रेस सप्लाई होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको जो है ना प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। एक रीजन लेते हैं, कॉज लेते हैं, जैसा कि हमारे पास क्या है, हाइपोक्सिया हो गया अगर किसी सेल को, यानी कि अगर उसको क्या होगी, O2 की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन कम सप्लाई हुई, तब उसके नतीजे में सेल की डेथ जो है ना वो कैसे हो सकती है। ये मेरे पास एक नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, ये क्या है, एक नॉर्मल सेल है। ये एक नॉर्मल सेल है जिसकी ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास साइटोप्लाज्म है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास राइबोसोम है, इसके अलावा राइबोसोम यहाँ पे भी होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और ये मेरे पास लाइसोसोम है, ये मेरे पास जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। ये नॉर्मल सेल है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि O2 की डेफिशिएंसी का इस पे क्या इफेक्ट होता है, या कैसे जो है ना O2 की डेफिशिएंसी इसके अंदर सेल डेथ या सेल इंजरी कॉज करती है। अब O2 हम किस मकसद के लिए, O2 कौन यूज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे नॉर्मल सेल का जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया O2 को यूज करता है, किस चीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। अब रेस्पिरेशन क्या है, O2 को यूटिलाइज करके ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करना, और उससे क्या CO2 H2O प्लस ATP हासिल करना, ये मेरे पास क्या है, रेस्पिरेशन कहलाता है। दूसरा होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होता है ऑक्सीजन को अंदर ले जाना इंसानी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो ब्रीदिंग होता है, ठीक है ना। अब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाती। हमने देखा रेस्पिरेशन के कितने स्टेप होते हैं, 3, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल, के साइकिल, और लास्ट में होता है ETC। अब ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है तब जो है ना इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में क्या बनेगा, हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा। जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो लैक्टिक एसिड की जो है ना सेल में एक्यूमुलेशन हो जाती है, सेल के अंदर एक्यूमुलेशन जो है ना ये जमा होना शुरू हो जाता है। जब जमा होना शुरू हो जाता है तब ये DNA पे जाके एक्ट करता है और इसकी क्लम्पिंग स्टार्ट कर देता है। क्लम्पिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि DNA को सिकोड़ देता है। इस तरीके से DNA क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जब DNA डैमेज हुआ तो जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकेगा, तो सेल की क्या हो जाएगी, सेल की इंजरी हो जाएगी। अगर फुल्ली डैमेज हो गया तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, मतलब वो अब दोबारा कभी भी जिंदा नहीं हो सकेगा। अगर जस्ट क्लम्पिंग हुई है, सिकुड़ना, DNA सिकुड़ गया है, तो जब ऑक्सीजन की जो है ना कमी पूरी हो जाएगी तो तब एट द टाइम DNA फिर नॉर्मल हालत में आ जाएगा और फिर सेल अपने नॉर्मल फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। अब O2 की डेफिशिएंसी का एक यह है कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होती है। दूसरा, अगर O2 की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ATP की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब देखते हैं कि ATP का हमारी जो है ना बॉडी के अंदर कैसे यूज होता है। ये एक नॉर्मल सेल है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन है इस पे पंप लगे होते हैं। हमारी बॉडी की जो मोस्टली ATP है या जो एनर्जी है वो यही पंप इस्तेमाल करते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पंप है वो है सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो ATP इस्तेमाल करता है वो कौन सा पंप इस्तेमाल करता है, वो सोडियम पोटाशियम पंप इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, सारे सोडियम पोटाशियम पंप हैं। अब अगर ATP की कम, ये क्या करते हैं, 3 सोडियम के मुकाबले में जो यहां होते हैं सोडियम, 3 सोडियम को बाहर ले आते हैं और 2 पोटाशियम को क्या करते हैं, अंदर ले आते हैं, यहां पर ले आते हैं, ठीक है ना। जब ATP की कमी हो जाएगी ना तब सोडियम क्या करेगा, सोडियम को ये बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे। जब सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो सोडियम की इनसाइड द सेल क्या होना शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। एक कंसेप्ट, एक बात हमेशा याद रखेगा, जहां सोडियम वहां पानी, जहां सोडियम वहां क्या, पानी, यानी कि जहां ममता वहां डाल्टा, ये वैसा ही कंसेप्ट है। जहां Na वहां पानी। कैसे, अगर आप सोडियम क्लोराइड यानी नमक को बाहर रखें तो वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, गीला हुआ होता है, ठीक है ना। नमक की प्रॉपर्टी यह है कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि ये चाहता है
कि मैं पानी के साथ हमेशा प्यार करता रहूं, ठीक है ना। तो इसी वजह से जैसे सोडियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो पानी भी क्या करता है, सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से सेल के अंदर क्या हो जाती है, सेल के अंदर स्वेलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और सेल की जो है ना वो इंजरी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। या अब हम देखते हैं किस चीज को, कि सोडियम के इफेक्ट से क्या होना शुरू हो जाती है, सेल स्वेलिंग स्टार्ट होना जाती है और ऐसे ऐसे सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है। एक और पंप लेते हैं हम, क्योंकि पंप तो डिफरेंट किस्म के होते हैं ना। जैसा कि ये मेरे पास क्या है, एक नॉर्मल सेल है, ठीक है ना। ये उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे ये लाइसोसोम हो गए, यहाँ पे ये जो है ना वो राइबोसोम हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम पंप। अगर एटीपी के अंदर कैल्शियम पंप क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड कैल्शियम है, या तो उसको सेल से बाहर भेजता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, या जो है ना वो उसको स्केलेटल मसल के केस में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना, उस पर जो है ना वो स्टोर कर देता है। अगर एटीपी की कमी हो जाए तो ये कैल्शियम चैनल जो है ना वो सही तरीके से वर्क नहीं कर सकेगा। मतलब ना तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कैल्शियम को एक्यूमुलेट करेगा, और ना ही जो है ना वो सेल से बाहर जो है ना उसको भेज सकेगा कैल्शियम को। जब सेल से ना बाहर भेजी जा सकेगी और ना ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्टोर हो सकेगी, तो कैल्शियम साइटोप्लाज्म के इनसाइड जो है ना वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। जब साइटोप्लाज्म के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, तब ये बहुत सारे एंजाइम को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। एंजाइम जो है ना क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। उनमें क्या होते हैं, नंबर 1 पे होता है फास्फोलाइपेज, नंबर 2 पे क्या होता है मेरे पास प्रोटीएज, और नंबर 3 पे क्या होता है मेरे पास एंडोन्यूक्लियस। अब फास्फोलाइपेज को हम देखते हैं कि इसका क्या जो है ना वो फंक्शन है। फास्फो जब कैल्शियम की ज्यादा हो जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा हो जाता है, तो ये फास्फोलाइपेज को एक्टिवेट करता है। जब फास्फोलाइपेज एक्टिवेट होता है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी होती है, ये फास्फोलिपिड की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है फास्फेट और लिपिड के अंदर। तो इस वजह से सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, क्योंकि जब सेल की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो एट द टाइम सेल अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाता और इससे सेल की इंजरी काज हो जाती है या सेल की डेथ काज हो जाती है। दूसरा हमारे पास एक्टिवेट होता है प्रोटीएज एंजाइम। हमने देखा हमारे सेल का जो, अगर हम वाटर को इंक्लूड करें तो 50% प्रोटीन होती है, लेकिन अगर वाटर को रिमूव कर दें, तो वाटर को अगर शामिल करें तो 15% प्रोटीन होती है, अगर वाटर को रिमूव कर दें तो 50% प्रोटीन होती है, ठीक है ना। यानी कि बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखें, ऑर्गेनिक या मैक्रो मॉलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है सेल में, वो प्रोटीन होती है, ठीक है ना। जब प्रोटीएज एक्टिवेट होंगे तो ये प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। जब प्रोटीन की डाइजेशन या तोड़ फोड़ स्टार्ट होगी, तो एट द टाइम ये बहुत ज्यादा सेल के अंदर खराबा जो है पैदा करेंगे, सेल की डेथ काज करेंगे। और इसी तरह तीसरे नंबर पर जो एंजाइम एक्टिवेट होता है वो है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को डैमेज कर देता है। जब डीएनए डैमेज होगा तो एट द टाइम सेल जो है ना बिल्कुल नकारा हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तीसरा यहाँ पे आपको लाइसोसोम बताया है। अब लाइसोसोम जो है ना क्या करते हैं, लाइसोसोम इनको कहा जाता है सुसाइड बैग, ठीक है ना। तो ये भी जो है ना अपने एंजाइम रिलीज कर देते हैं, तो वो सेल की क्या करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सेल की क्या स्टार्ट कर देते हैं, डाइजेशन। वो तो कहते हैं सेल को जब हम निकल जाते हैं तब आपको भी जो है ना वो खत्म कर देंगे, हम तो खुद डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जो है ना लाइसोसोम का यही फंक्शन होता है कि वो सेल की डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, और सेल फिर जो है ना वो कभी भी अपनी असली हालत में वापस नहीं आता, और वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है। ये हमारे पास ओवरऑल जो है ना वो कंप्लीट हुआ। खुदा हाफिज।